सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात जो मीडिया वाले हैं, एक आवाज़ पर आप हजरात आए और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि ये जेसीबी की टीम, जेपीसी की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई। और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई खबर नहीं हुई। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ़ उसमें मेरा नाम ज़द किया गया। मैंने कहा कि भाई तंजीम के नाम से देना चाहिए और नाम इसमें शामिल हो, तो मुझसे नाम मांगा गया। नाम भी हमने अपने नाम के साथ 3-4 नाम जो है दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये एडवोकेट शमशाद खान पठान, एडवोकेट मलिक साहब और मुफ्ती असगर अली, इन हजरात का नाम दिया गया। मकसद ये था कि उनके सामने अपने मसाइल को वक़्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से पेश करना। उसमें जो शरीयत की बातें हैं वो तो मैं बता सकता था, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उसके लिए हमारे साथ वकील का होना ज़रूरी था, एडवोकेट का होना ज़रूरी था। नाम जो दिया गया वो नाम लिखा भी गया और हमें तीसरा नंबर जो है मिला कि आप मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। देर रात हमको ये इत्तला मिलती है कि सब नाम आपके साथियों का काट दिया गया, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? तो सब अपनी लाइल्मी का इज़हार कर रहे थे, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बहरहाल सुबह सवेरे हमने अपने जनरल सेक्रेटरी मुनीर भाई कलीमी, एडवोकेट शमशाद खान पठान वगैरह से इस पर तबादले ख्याल किया और सामने वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन से भी हमारे आदमी ने रब्ता किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये झांसा दिया गया कि सिर्फ 2 ही घंटे की मीटिंग है और 2 घंटे के बाद ये मीटिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब यानी मेरे बारे में कि वो अकेले आ सकते हैं, बाकी अपने साथ न लाएं। देखिए, ये जो वक़्फ़ बिल लेके आया है, ये सरकार लेके आई है, उसी के कड़ी में इसको आपको देखना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि मौजूदा वक्फ़ कानून जो है उसके तहत वक़्फ़ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा तो वो वक़्फ़ बोर्ड की हो जाएगी और कोई भी कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बावजूद अगर ये बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो शायद वेरावल में ये जो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है, शहीद किया गया है, ये ना हो पाता। क्योंकि अगर आप इन दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तान का इतिहास देखेंगे तो ये कई 100 साल पुराना इतिहास है और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सरकार ने 2015 में वहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसेस बनाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर वहाँ की जो कमेटी है उसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था। बाद में 2013 में जो कानून आया था उसके तहत हाई कोर्ट का ये आदेश आया कि जितने भी ऐसे सिविल सूट हैं वो तमाम के तमाम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में चले जाएं और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में गए उसके बाद वो मैटर, वो स्टे जो था वो वैसा के वैसा जाना चाहिए, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने उस तरह से नहीं देखा और कलेक्टर ने उन सब चीज़ों के ऊपर जाते हुए तो बिल्कुल टाइम दिए बिना कोई इमीडिएट तोड़ने की नोटिस दिए बिना जाकर वहाँ पर उस टाइम पर, जबकि देश में वक़्फ़ बिल को सपोर्ट करने वाले और वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ की एक बनी हुई कमेटी अहमदाबाद, गुजरात में मौजूद थी और गुजरात के भी जो लोग वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने शाम को 4-5 बजे से ये शुरुआत कर दी और जेसीबी इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो ये स्पष्ट संदेश था कि वक़्फ़ बिल हो या ना हो, सरकार चाहेगी वो तमाम संपत्तियों को अपने तरीके से हड़प लेगी। क्योंकि
वेरावल में जो हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ पर 100 साल या 100 साल से ज़्यादा के समय से कोई भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान है, जो मौजूदा वक्फ़ का कानून है, वक्फ़ बाय यूज़र, कि भाई अगर उसमें बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसको वक्फ़ की प्रॉपर्टी माना जाए।